हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बिहार सिविल कोड की वैकेंसी का फॉर्म भरने का डेट अब अंतिम स्थिति में है। 20 अक्टूबर तक आप अपना फॉर्म भरना सुनिश्चित करेंगे। आज मैं इस वीडियो से एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का हम लोग हल करेंगे, साथ साथ एनालिसिस भी देखेंगे और इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी लाया जाएगा, जो आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे कि प्रैक्टिस सेट भी शुरू किया जाए या नहीं। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो के सीरीज में सेक्टर वाइज देखेंगे, क्योंकि पिछले बार जो प्रश्न पूछा गया था वो जीएस मैथ रीजनिंग, ठीक है, मैथ रीजनिंग के साथ साथ आपको बता दें कि इंग्लिश और हिंदी से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो प्रत्येक सेक्टर पर अलग अलग वीडियो लाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए और एनालिसिस भी अच्छी तरह से समझ में आए। तो ये पहला ही भाग है। आज हम लोग इस वीडियो में जनरल स्टडीज़ के प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो ये ओरिजिनल प्रश्न है जो 2016 में पूछे गए थे। ठीक है, 2016 के ओरिजिनल प्रश्न से आप लोग को मैं ये हल कराने जा रहा हूँ। तो चलिए, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप बिहार सिविल कोड की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि कन्वेनर कमेटी जो है, जो बिहार सिविल कोड क्लर्क की बहाली लेती है, उन्होंने एक ऑफिशियल लेटर निकाला था और इसमें बताया गया था कि 17/7/2016 और 21/8/2016 को जो 2 एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, बिहार सिविल कोड का, उसके जो प्रश्न हैं वो निम्न है और इसमें आपत्ति जो मांगा गया था वो पूरे विस्तार से दिया हुआ है। ठीक है, और साथ साथ हम लोग यह भी देखेंगे कि बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न रहता है कि इसमें क्या होने वाला है, प्रश्न इंग्लिश में रहेंगे या हिंदी में रहेंगे। तो देखिए, स्पष्ट रूप से 2 घंटे का समय दिया जाता है। 100 प्रश्न रहते हैं। जनरल स्टडीज़ के 25 प्रश्न हैं, मैथमेटिक्स के 25 प्रश्न हैं, जनरल इंग्लिश के 25 प्रश्न हैं और जनरल हिंदी के 25 प्रश्न हैं। ठीक है, लेकिन इस बार का जो ये मतलब आप देखेंगे सिलेबस, तो इस बार के सिलेबस में थोड़ा सा चेंजिंग है। पूछा इतना ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है। इसमें आपको जनरल स्टडीज़ के प्रश्नों की संख्या में परिवर्तन किया गया है। ठीक है, हालांकि ये पीटी परीक्षा है, पीटी परीक्षा इसी तरह से पूछे जाएंगे और आप देखेंगे कि मेंस एग्जाम का सिलेबस उसमें दिया हुआ है। सिविल कोड क्लर्क वाले में मेंस एग्जाम का सिलेबस दिया हुआ है, पीटी एग्जाम का सिलेबस नहीं दिया हुआ है। तो पीटी एग्जाम में प्रश्न इसी तरह से आएंगे, इसलिए आप मुख्य रूप से इसी पैटर्न पर अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। इसमें थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन भी मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। ठीक है, तो कि इंस्ट्रक्शन इसलिए जानना ज़रूरी है कि बहुत सारे कन्फ्यूज़न है जो आपका इससे दूर होने वाला है। ठीक है, तो पहले इंस्ट्रक्शन में यह कहा गया है कि 16 पृष्ठ का आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जिसमें अलग से एक OMR सीट होगा। ठीक है, एक अलग से OMR सीट होगा। उसके बाद आपको दूसरे इंस्ट्रक्शन में यह कहा गया है कि अपना रोल नंबर, पंजीयन संख्या, ये सब स्पष्ट रूप से लिखेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आपको रोल नंबर लिखने का तरीका भी बताया गया है। आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है यहाँ भी बताया गया है। समान अध्ययन, गणित, समान अंग्रेजी और आपको समान हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपको 25-25 अंक के होंगे। और यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है, यदि अंग्रेजी में मुद्रित किसी प्रश्न और उसके हिंदी अनुवाद में कोई भिन्नता हो तो अंग्रेजी में मुद्रित प्रश्न मान्य होगा। ये मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि मैं अभी जो क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है, अभी जो मैं क्वेश्चन करवाऊँगा वो इंग्लिश मीडियम में है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में है। तो कुछ लोग का यह कहना है कि प्रश्न हमेशा इंग्लिश में ही पूछे जाते हैं, सारे प्रश्न इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, स्पष्ट रूप से यहाँ इस इंस्ट्रक्शन ने यह बता दिया है कि आपके अंग्रेजी अनुवाद को मान्यता दी जाएगी, लेकिन प्रश्न हिंदी में भी रहेंगे। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में प्रश्न रहेंगे। आपको 7वें इंस्ट्रक्शन में यह कहा गया है कि जो अंक निर्धारित है उत्तर तथा जिस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है उसे 0 अंक आएगा, और यदि किसी प्रश्न का उत्तर अधिक दिए गए हों तो प्रश्न उत्तर को गलत माना जाएगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न एक है और एक अंक का है और एक ही नंबर दिया जाएगा। ठीक है, और आप अगर किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं तो वो 0 माना जाएगा, मतलब आपको निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। ठीक है, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। और यह भी एक कन्फ्यूजन था लोगों में, जो इस वीडियो से दूर हो जाएगा। साथ साथ 8वें इंस्ट्रक्शन में यह कहा गया है कि आप लेजर पे वगैरह ये सब नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है,
और परीक्षा की समाप्ति पर उत्तर पत्र के साथ पूरी परीक्षा जमा कर, मतलब आप जब एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा आपका तो सिर्फ आपको OMR शीट जमा नहीं करना है, OMR शीट के साथ साथ आपको क्वेश्चन पेपर भी जमा करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन आप अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न को। तो देखेंगे कि सबसे पहला जो प्रश्न है, ठीक है, पहला जो प्रश्न है उसे देख लीजिए। मेक इन इंडिया कैंपेन वाज लॉन्च ऑन, मतलब मेक इन इंडिया कैंपेन को कब लॉन्च किया गया। ठीक है, तो मेक इन इंडिया कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया था 25 सितंबर 2014 को, मतलब ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ठीक है, मेक इन इंडिया कैंपेन जो है वो भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें इस योजना में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी चीज़ें होंगी वो हमारे भारत में आकर बनाइए। जो भी मैन्युफैक्चरिंग करना है आपको हमारे भारत में आके बनाइए, यहाँ अपना कंपनी लगाइए और यहीं पे प्रोडक्शन कीजिए ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। दूसरा प्रश्न है कि विच एनिमल इज़ डिक्लेयर्ड एज अघन्या इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में किस जानवर को अघन्या कहा गया है। तो अघन्या गाय को कहा गया है, मतलब काऊ, इसका बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एज ऑन जनवरी 2015 द स्टेटस ऑफ रेपो रेट मॉडिफाई बाय द आरबीआई के द्वारा 15 जनवरी 2015 को जो रेपो रेट निर्धारित किया गया था वो क्या है। ठीक है, तो यह भी करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो ये 7.75% था उस समय, तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है जेरोप्थाल्मिया इज डिजीज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी। तो जेरोप्थाल्मिया किस विटामिन की कमी से होती है ये बताना है। ठीक है, तो ये जो है जेरोप्थाल्मिया जो है वो मुख्य रूप से आप देखेंगे तो ये विटामिन ए की कमी से होने वाला एक बीमारी है। ठीक है, जेरोप्थाल्मिया विटामिन ए की कमी से होने वाला बीमारी है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच कंट्री इज कॉल्ड एज द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। संसार का शुगर का मतलब चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है, यह भी प्रश्न है। तो चीनी का कटोरा हम लोग कहते हैं क्यूबा को, तो ऑप्शन इसका ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है अ किल इज एब्सेंट इन। किल किस में एब्सेंट होता है, किस में अनुपस्थित होता है। तो इस प्रश्न का आपको सही जवाब होगा ऑप्शन बी डक। डक मतलब बतख होता है। ठीक है, बतख में किल नहीं होता है, तो ऑप्शन इसका बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और मेरा 7वां प्रश्न है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द ड्यूटीज़ ऑफ द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री के ड्यूटीज़ को निर्धारित करने वाला हमारे संविधान में कौन सा अनुच्छेद है। ठीक है, तो हमारे संविधान में अनुच्छेद है जो मुख्यमंत्री के कार्य को निर्धारित करता है, वो है ऑप्शन डी, मतलब अनुच्छेद 167। ठीक है, अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री के कार्यों को निर्धारित किया गया है, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ठीक है, फास्टेस्ट मेमोरी। इसमें से कौन सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है, मतलब कंप्यूटर से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। तो फास्टेस्ट मेमोरी की बात करेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैच मेमोरी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कैच मेमोरी जो होता है वो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फॉर्म्ड इन आवर बॉडी। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर में नहीं बनता है। ठीक है, तो कौन हमारे शरीर में नहीं बनता है, तो इसका ऑप्शन का सही जवाब हो जाएगा ये हमारे शरीर में नहीं बनने वाला कौन सा है, तो विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए जो है हमारे शरीर में नहीं बनता है। ठीक है, तो ये जो है हमको एक्सटर्नली बाहर से लेना होता है और ये हमारे स्टोर होता है, हमारे बॉडी में स्टोर होता है, लेकिन बनता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट डज नॉट हैव सैटेलाइट। इनमें से किस प्लैनेट को सैटेलाइट नहीं है, किस प्लैनेट में सैटेलाइट नहीं है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वेनस के पास। ठीक है, वेनस के पास कोई सैटेलाइट नहीं है, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अर्थ के पास सैटेलाइट है, आप लोग को मालूम है कि अर्थ के पास एक मून है, मून सैटेलाइट है। जुपिटर आप देखेंगे कि सबसे अधिक सैटेलाइट वाला हो जाता है। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ प्रश्न है हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग कैप्टन द श्रीलंका टीम इज इन द फाइनल मैच ICC T20 वर्ल्ड कप बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका हेल्ड इन अप्रैल 24 इन बांग्लादेश। तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि श्रीलंका का कैप्टन कौन था, श्रीलंका का
कैप्टन कौन था जब आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2014 में, ठीक है। तो इसमें श्रीलंका का जो था कौन था वो उस समय कैप्टन था लसिथ मलिंगा। कौन था? लसिथ मलिंगा। तो ऑप्शन इसका सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है विच जोन ऑफ द इंडियन रेलवे इज़ द शॉर्टेस्ट वन, मतलब सबसे छोटा जोन, ठीक है। सबसे छोटा जोन रेलवे का कौन सा है? तो सबसे छोटा जोन रेलवे का कौन सा है? आपको स्पष्ट रूप से मालूम होगा कि कोलकाता मेट्रो जो है वो रेलवे का सबसे छोटा जोन है। तो ऑप्शन इसका सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वार्जाइट इज मेटामॉर्फोस्ड फ्रॉम, तो मतलब क्वार्जाइट जो है किससे मेटामॉर्फोस्ड होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। सैंडस्टोन से होता है, क्वार्जाइट को सैंडस्टोन में मेटामॉर्फोस्ड होता है। तो ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा सी। अरिहंत इज, अरिहंत क्या है, ठीक है। अरिहंत क्या है? तो आप लोग ये पब्लिकेशन नहीं समझेंगे, ठीक है। अरिहंत जो है पब्लिकेशन है, ठीक है। तो इस पब्लिकेशन नहीं समझना है, ये बुक छापने वाली कंपनी नहीं है, ठीक है। अरिहंत क्या है ये स्पष्ट रूप से जानना है। एक न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। अरिहंत क्या है? एक न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। सबमरीन जो जिससे बैलिस्टिक मिसाइल दागी जा सकती है, ठीक है। तो अरिहंत के बारे में जान गए। नेक्स्ट है हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग ज्वाइन एज अ डिप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन जुलाई 2014, ठीक है। 2014 में रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में किसने ज्वाइन किया था, ठीक है। तो रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में ज्वाइन किए थे एसएस मुंद्रा। कौन ज्वाइन किए थे? एसएस मुंद्रा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल ऑफ इंडिया इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, मतलब कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी सबसे उपयुक्त होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी जो होता है वो कपास की खेती के लिए, रेगुर मिट्टी को हम लोग काली मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है, काली मिट्टी भी कहते हैं। ये कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है द 7th ब्रिक्स समिट 2015 वाज हेल्ड इन रसिया सिटी, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है ब्रिक्स का 7वां शिखर सम्मेलन 2015 में रसिया के मतलब रूस के किस शहर में हुआ है, ठीक है। तो रूस के किस शहर में हुआ था? ये उफा, याद रखेंगे किस में हुआ था? उफा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्लांट हार्मोन, ठीक है। इनमें से कौन सा प्लांट से निकलने वाला मतलब पौधे से निकलने वाला हार्मोन है, ठीक है। तो पौधे से निकलने वाला हार्मोन कौन सा हो जाएगा इसमें, ठीक है, गिबेरियल। तो ऑप्शन इसका सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है मेरा 19वां प्रश्न है कि इंडिया विंस फ्रीडम इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो इंडिया विंस फ्रीडम किसका जीवनी है, किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है, ठीक है। तो इंडिया विंस फ्रीडम इज़ रिटेन बाई, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद। किसके द्वारा? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। और ये जो है अबुल कलाम आज़ाद की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, उनकी जीवनी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव अ अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किसके पास, कौन से देश हैं ऐसा जिसके पास अभी तक कोई लिखित संविधान नहीं है? तो लिखित संविधान किसके पास नहीं है? यूनाइटेड किंगडम के पास, मतलब ब्रिटेन के पास, ठीक है। ब्रिटेन के पास अभी भी कोई लिखित संविधान नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। हाउ मैनी स्ट्रिंग्स आर ऑन सरोद, ठीक है। सरोद में कितने धागे होते हैं, ठीक है। सरोद जो बजाने वाला एक वाद्य यंत्र है उसमें कितने स्ट्रिंग्स होते हैं, कितने धागे होते हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 स्ट्रिंग्स होते हैं उसमें, ठीक है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है ल्यूमेन इज़ द यूनिट ऑफ, ल्यूमेन किसकी यूनिट है, ठीक है। तो ल्यूमेन किसकी यूनिट है, किसकी इकाई है, किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन इंटेंसिटी इज़ द यूनिट ऑफ ब्राइटनेस, ठीक है। ये चमक ब्राइटनेस का इंटेंसिटी होता है ल्यूमेन, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 23वां प्रश्न है आपका द सीट ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इज़ लोकेटेड एट, ठीक है। सीट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो सीट है वो कहाँ स्थित है, ठीक है। तो
तो मध्य प्रदेश का आपसे पूछा जा रहा है सिट, तो हाई कोर्ट कहाँ बैठता है उसमें, ठीक है। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट किस शहर में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 23 का ऑप्शन हो जाएगा डी, जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ है, जबलपुर में है, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ड्राई आइस इज़ नथिंग बट, ड्राई आइस क्या है, ड्राई आइस क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ड्राई आइस इज क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये क्या होता है ड्राई आइस, मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही क्या कहा जाता है, ड्राई आइस कहा जाता है, ठीक है, सूखा बर्फ। 25वां प्रश्न है और जीएस का ये लास्ट प्रश्न है। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि द इमॉर्टल सॉन्ग वंदे मातरम हैज़ बीन रिटेन, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वंदे मातरम लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चल सके। और ये सीरीज अब लगातार जारी रहेगा, ठीक है, लगातार जारी रहेगा। और साथ साथ MCQ सीरीज़ मतलब प्रैक्टिस सेट सीरीज भी बहुत जल्द आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट सीरीज, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।